राहुल गांधी पिछले 8 सालों से अपने हर दूसरे तीसरे भाषण में अंबानी अडानी का नाम लेना नहीं भूलते। अंबानी अडानी का नाम ले लेकर अब तक राहुल गांधी ने न जाने कितने आरोप पीएम मोदी पर लगाए। इसकी गिनती कर पाना आसान नहीं है। इस सब के बीच पहली बार गौतम अडानी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है। दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शामिल गौतम अडानी ने राहुल गांधी पर इशारे में तीखा तंज किया है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि 2014 के चुनाव के वक्त और बाद में जो लगातार मेरे ऊपर आरोप लगाए गए और टिप्पणियां की गई, उनसे मुझे फायदा ही हुआ है और इनकी वजह से ही अडानी आज यहाँ पर है। इसके साथ ही आप सभी को गौतम अडानी कौन है ये अच्छे से जानने का मौका मिला है। मतलब यह कि राहुल गांधी ने जो मेहनत करके अडानी का नाम बार बार दोहराया, उस वजह से गौतम अडानी को लोकप्रियता मिली। पीएम मोदी के नाम पर उनके ग्रुप को पैसा मिलने की बात पर उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि अडानी समूह की सॉवरेन रेटिंग अच्छी है। किसी के फोन करने से ग्रुप को पैसा नहीं मिलता। विदेशी निवेशक रेटिंग के आधार पर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद पैसा देते हैं। सॉवरेन रेटिंग अडानी ग्रुप की भारत के बराबर है। 25 साल के इतिहास में कभी पेमेंट में लेट लतीफी नहीं हुई है। आज हमारे अडानी ग्रुप को सब पैसा देने को तैयार है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। अडानी ने कहा कि राहुल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एक उद्योगपति के रूप में मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं या शोभा नहीं देता। वे सम्मानीय नेता हैं और वे भी देश की प्रगति चाहते हैं। यह ठीक है कि राजनीतिक आवेश में उनका बयान आ जाता है, पर मैं कभी उसे राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा नहीं लेता। अडानी ने कहा कि आप बार बार राहुल जी की बात करके मेरा राहुल जी से झगड़ा करवा देंगे और कल वे एक और बयान दे देंगे। मैं मानता हूं कि राहुल जी एक सम्मानीय नेता हैं। ठीक है, उनको भी राजनीतिक पार्टी चलानी है, उनकी विचारधारा की लड़ाई होती है जिसमें आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूं, मैं अपना काम करता हूं, वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। अडानी ने कहा कि 2014 के चुनाव के बाद लगातार राहुल जी ने हमारे पर अटैक किया है। उससे आप लोगों को भी अडानी कौन है यह जानने का मौका मिला और उसके कारण मैं यहाँ हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सियासत में लगातार मात खाते नेता अक्सर बौखला जाते हैं और फिर उलूल जुलूल बयान देने लगते हैं। आजकल यही हालात उत्तर प्रदेश में विपक्ष के मुखिया अखिलेश यादव के हैं। मोदी और योगी के युग लगातार कई चुनाव हार चुके अखिलेश यादव की बौखलाहट अब साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां कानपुर से समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के संचालक को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तो जैसे अखिलेश यादव बौखला ही गए। इस गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और मुख्यालय पहुंचकर चाय पीने से भी इनकार कर दिया। उल्टा बेतुके बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चाय में जहर हो सकता है। मतलब ये कि राज्य के पुलिस मुख्यालय पर अखिलेश को भरोसा नहीं और मुख्यालय विपक्ष के मुखिया को जहर कैसे दे सकता है। ऐसी सोच तो सच में मुगल कालीन सोच रखने वाला ही सोच सकता है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश का बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने ट्वीट किया, अखिलेश ने आतंकवादियों पर भरोसा किया और उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन यूपी पुलिस पर संदेह करते हैं। अखिलेश अलकायदा के आतंकियों का बचाव करते हैं, लेकिन यूपी पुलिस पर शक करते हैं। गौरतलब है कि 6 जनवरी को बीजेपी की युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज ऋचा राजपूत ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से खुद का रेप किए जाने से और जान से मारे जाने की धमकी देने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया था। हजरतगंज कोतवाली में इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने सपा आईटी सेल के मुखिया मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया और गिरफ्तारी के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। बता दें कि बीजेपी के युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत ने अपनी शिकायत में कहा था कि मुझे समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जान से मारने और रेप करने की धमकी दी जा रही है। अगर मुझे कुछ होता है तो उसके लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। ऋचा की शिकायत के बाद लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज किया था और इससे पहले एक महिला पत्रकार के साथ 2 अन्य पत्रकारों ने भी सपा मीडिया सेल के खिलाफ लखनऊ में कई थानों में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ अदालत में परिवाद दायर किया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा लगातार परिवार और अन्य मामलों पर धमकी और अभद्र भाषा की इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया था। वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय के गेट नंबर 2 पर धरने पर बैठ गए हैं। पश्चिम बंगाल के बेहद हाई प्रोफाइल मवेशी तस्करी मामले में ममता बनर्जी भले ही अपने नेताओं को निर्दोष मानकर चल रही हों, लेकिन जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती जा रही है, नए नए चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं।
2 दिन पहले ही सीबीआई को करीब 50 बेनामी बैंक खातों का पता चला था, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं और इन पैसों को लेकर सीबीआई को मामले के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर शक है। वहीं अब सीबीआई ने एक बड़ा और खुलासा करते हुए बताया कि अनुव्रत मंडल का एक अकाउंट उत्तर प्रदेश में भी है। सीबीआई के अधिकारियों ने गत 5 जनवरी को वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में छापा मारा था, जिसके बाद 177 फर्जी अकाउंट्स का मामला सामने आया था, जिसके जरिए अब तक 19 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया जा चुका है। माना जा रहा है कि वहां फर्जी अकाउंट और पैसों के लेन देन की संख्या बढ़ सकती है। सीबीआई ने कहा कि मवेशी तस्करी मामले में टीएमसी जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल के उत्तर प्रदेश में भी बैंक अकाउंट्स में जानकारी मिली है। सीबीआई को यह भी पता चला कि अनुव्रत मंडल ने गाय तस्करी नेटवर्क को उत्तर प्रदेश तक बढ़ाया था। लेन देन उत्तर प्रदेश के बैंक और अनुव्रत मंडल के खाते में किए गए थे। सीबीआई ने यह भी जांच शुरू कर दी है कि उन बैंक खातों को कैसे खोला और इस्तेमाल किया गया। सीबीआई को पता चला कि वीरभूमि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड सीऊडी में बैंक के पूर्व और वर्तमान प्रबंधकों की सीधी मिलीभगत के बिना इन फर्जी कागजातों को खोलकर काले धन को सफेद किया गया था। वहीं जांच में सीबीआई को यह पता चला कि अनुव्रत मंडल को पूर्व वर्धमान जिले के केतुग्राम, मंगलकोट और आउस ग्राम विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी गई थी। इन जगहों में भी सीबीआई ने पाया कि अनुव्रत मंडल ने फर्जी बैंक खाते खोले और बड़ी रकम का लेन देन किया। खबर है कि सीबीआई को अब तक ऐसे 500 फर्जी अकाउंट्स मिले हैं, इनमें 100 से ज्यादा फर्जी हैं। सीबीआई ने पाया कि बैंक खातों में लेन देन पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। बताया जा रहा है कि सीबीआई उन हस्ताक्षरों का मिलान करने के लिए हस्तशिल्पी विशेषज्ञों की मदद लेने जा रही है। सीबीआई अदालत में सभी दस्तावेज पेश करने से पहले इन कानूनी मुद्दों को अधिक महत्व दे रही है। बता दें कि अनुव्रत मंडल और उनके अंगरक्षक सहगल हुसैन अभी भी जेल में हैं। अदालत ने उन्हें फिर से 14 दिन की जेल में हिरासत में रखने के आदेश दिए। वहीं इससे पहले सीबीआई ने राज्य के सहकारी बैंक में करीब 50 बेनामी बैंक खातों का पता लगाया। प्रारंभिक अनुमानों से पता चला कि इन 50 बैंक खातों से लगभग 10 करोड़ रुपए जिला मुख्यालय सूरी में वीरभूमि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में रखे गए थे। सीबीआई को संदेह है कि अनुव्रत मंडल के स्थानीय चावल मिलों से पशु तस्करों के साथ संबंध थे। वे ही किसानों से सस्ती दरों पर धान खरीदते थे। उस धान को मिलों में चावल में परिवर्तित करने के बाद उन्हें राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग को बेच दिया जाता था। ये पहली बार है जब कोई सहकारी बैंक पशु तस्करी मामले में सीबीआई के रडार पर आया है। इससे पहले सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के वीरभूमि जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल, उनकी बेटी सुकन्या मंडल के साथ साथ उनके कुछ करीबी सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, लेकिन वे सभी खाते सार्वजनिक या निजी क्षेत्र बैंक में थे। झूठ और फरेब की राजनीति से अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सालारों ने जनता को खूब धोखा दिया है, लेकिन जब जब उनकी कथित कट्टर ईमानदारी और गुंडागर्दी की पोल खोली गई, केजरीवाल ने तर्क दिया कि हम पर सिर्फ झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। कोर्ट ने हमको अब तक दोषी नहीं ठहराया है। ये सब विरोधियों की साजिश है। लेकिन अब केजरीवाल का ये तर्क भी मिट्टी में मिल चुका है और केजरीवाल के फरेब की राजनीति बेपर्दा हो चुकी है। दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर साल 2015 में हमला किए जाने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को सजा सुनाई। कोर्ट ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को सजा सुनाई है। अखिलेश पति त्रिपाठी को 6 महीने की सजा सुनाई गई, जबकि विधायक संजीव झा को 3 महीने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि साल 2015 में दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इसमें कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। हालांकि कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को सजा सुनाए जाने के बाद जमानत भी दे दी, लेकिन कथित कट्टर ईमानदारी का जो चोला ओढ़ा अरविंद केजरीवाल ने, उसके सभी तर्क को औंधे मुंह गिरा दिया। जिस ईमानदारी और सादगी की राजनीति की वो बात करके राजनीति में आए थे, वो सब झूठा था। ये बात अब साबित हो चुकी है। वहीं अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त न सिर्फ गैर कानूनी सभा में सक्रिय भागीदार थे, बल्कि वास्तव में भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। कोर्ट ने फैसले में माना कि अभियुक्त ने पुलिस को सबक सिखाने के मकसद से भीड़ को उकसाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि असंतुष्ट प्रदर्शनकारियों की भावनाओं और स्थिति को शांत करने के बजाय इनके एक्शन ने आग में ईंधन डालने की भूमिका निभाई थी, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति थी वो और बिगड़ गई और परिणाम स्वरूप भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और पुलिस कर्मचारियों पर पथराव करने लगी, जिससे कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। बता दें कि अखिलेश पति त्रिपाठी दिल्ली के चांदनी चौक मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जबकि संजीव झा बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अखिलेश पति त्रिपाठी पर जुलाई 2022 में मारपीट का आरोप भी लगा था।
मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले गुड्डू हलवाई और मुकेश बाबू का ये कहना था कि वे विधायक के पास समस्याओं से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि तभी विधायक ने उनके साथ मारपीट की। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुमत के बाद भी आम आदमी पार्टी अब तक मेयर नहीं बना पाई है। मेयर के चुनाव के दिन एमसीडी मुख्यालय में जबरदस्त हंगामा हुआ और चुनाव टाल दिए गए। अब इसे हार का डर कहें या कुछ और, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद गुंडाई पर उतारू हैं। वो कभी कांग्रेस के पार्षदों को धमकी देते हैं तो कभी सदन में ही बीजेपी पार्षदों के साथ मारपीट करते हैं और अब लड़ाई सड़क तक आ चुकी है। लेकिन इस सब के बीच मेयर का चुनाव कब होगा यह किसी को नहीं पता। दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक स्थगित होने के एक दिन बाद ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली की सड़क पर उतर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी हाउस में उनके द्वारा नामित 10 एल्डरमैन को निर्वाचित प्रतिनिधियों के समक्ष शपथ दिलाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इस बात के आरोप लगाए कि वे अपने कार्यों से संविधान को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने एमसीडी हाउस की पहली बैठक में हुए हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ राजघाट के पास धरना दिया है। उन्होंने इस घटना को संविधान का अपमान करार दिया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 134 पार्षद होने के बावजूद केजरीवाल और उनकी पार्टी निगम के आंतरिक चुनावों से डरे हुए हैं। इसका कारण ये है कि उनकी पार्टी के भीतर दरार है और केजरीवाल ने इसे छिपाने के लिए हिंसा का सहारा लिया, लेकिन बीजेपी हिंसा के आगे झुकने वाली नहीं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया। केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल से दिल्ली नगर निगम अधिनियम में इस्तेमाल किए गए एलजी प्रशासक शब्द पर स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब गवर्नर होगा तो फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार व्यर्थ साबित होगी। गौरतलब है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने निगम के विधायी निकाय में 10 लोगों को एल्डरमैन के रूप में नामित किया था, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि सभी मनोनीत सदस्य भाजपा कार्यकर्ता थे। वहीं सूत्रों ने बताया कि 9 जनवरी को सदन खुलेगा और मनोनीत किए गए पार्षदों सहित नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कब हो। सबसे पहले दिल्ली मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और इसके बाद सदन की अगली बैठक होगी। इस बैठक में सभी पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि सदन की अगली बैठक कब होगी। इसे लेकर अधिकारियों ने बताया कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। नियुक्ति के बाद ही अगली बैठक हो पाएगी। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दिल्ली नगर निगम के चुने हुए कुल 250 पार्षद वोट करेंगे और साथ ही दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और मनोनीत लोगों में 14 विधायक जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सहमति पर बनाए गए हैं, वो भी मतदान में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर इस चुनाव में 274 वोट्स डाले जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में एक महिला के ऊपर पेशाब करने के मामले को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसकी नौकरी भी चली गई है। वहीं इस पूरे मामले के साथ कांग्रेस के एक नेता का नाम भी सुर्खियों में आ गया है। फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने को लेकर मचे हंगामे के बीच बीजेपी ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लपेटे में लिया। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने याद दिलाया कि कन्हैया का नाम भी कुछ इसी तरह पहले मामले में सामने आ चुका है। दरअसल ये मामला साल 2015 का है, जब कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के छात्र थे। उस समय उन पर यूनिवर्सिटी के कैंपस में खुले में पेशाब करने का आरोप लगा था और इस मामले को लेकर उन दिनों काफी हो हल्ला भी हुआ था। भाजपा नेता अमित मालवीय ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, दरअसल #PGate इन दिनों हमारे सामने है। ऐसे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कन्हैया कुमार पर कैंपस में खुले में पेशाब करने का आरोप लग चुका है। ये वही कन्हैया हैं जिन्हें जयराम रमेश ने राहुल गांधी के बाद कांग्रेस का दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। वाकई कांग्रेस के पास इस तरह की प्रतिभा है। बता दें कि JNU की पूर्व महिला छात्रा ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर खुले में पेशाब करने का आरोप लगाया था। छात्रा का ये दावा भी है कि उसने जब इस बात का विरोध किया तो कन्हैया ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी भी दी। उन्होंने कन्हैया कुमार को तब झूठा क्रांतिकारी बताया था। कुछ समय बाद ये बताया गया कि इस मामले में कन्हैया पर जुर्माना लगा था। हालांकि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISF ने इसे कन्हैया की छवि खराब करने का प्रयास करार दिया था। वहीं JNU के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के यानी NCP के नेता रहे कन्हैया कुमार 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा था, भारत के विचार को बदलने के उद्देश्य से ये कदम उठाया।
गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कुछ दिनों पहले ही कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के बाद पार्टी में दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता कहा था। बहरहाल कांग्रेस के हालात इतने खराब हैं कि हर बुरी चीज के साथ उसकी तुलना करने के लिए उसके नेताओं के पुराने मामले भी लोगों को आसानी से मिल जाते हैं।